मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की हमारी ये क्लास बहुत खास होने जा रही है। क्विक रिवीजन से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो की खासियत यह है कि बहुत तेजी से मैं आपके बीच में उन सारे प्रश्नों को रखने जा रहा हूं, कुछ ऐसे फैक्ट्स जो हमारे एग्जाम में टकराने वाले हैं, इसलिए अंत तक इस वीडियो बने रहेंगे। और जैसे कि आप देख रहे हैं, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। इस बात को गांठ बना लीजिए। आज तक इस दुनिया में किसी ने कोई भी जंग जीती है, बिना लड़े कोई जंग नहीं जीती है। आपको इसलिए मैदान में उतरना है, वो घड़ी आ चुकी है। और अब आपको अडिग होकर के बिल्कुल अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है और इस सफलता को प्राप्त ही करना है लास्ट तक आपके। इसलिए आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके चहेते यूट्यूब चैनल करियर प्लस BR सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे और उनसे आशीर्वाद लेते हुए इस क्लास का हम पहला जो मैंने आपके लिए तथ्य निकाला है, राष्ट्रगान से मैं शुरुआत करूंगा। ये हमारी बहुत क्विक क्लास है, फास्ट क्लास है। मैं तेजी से आपको बहुत जल्दी से जितने मैंने फैक्ट्स आपके लिए बनाए उन सबको एक बार में मैं रिवाइज करा देता हूं। यद्यपि इन्हें मैं कहीं ना कहीं पिछली क्लासों में आपको पढ़ा चुका हूं। अब हमारी रिवीजन वाली क्लास है, इसलिए यहां देखिए आप लोग, ये पहला पॉइंट है जन गण मन। आप जानते हैं हमारा राष्ट्रगान है, लेकिन ये कहां से लिया गया है? इसको गीतांजलि से लिया गया है। यानी कि गीतांजलि का मतलब होता है कविताओं का संग्रह। नोट डाउन कर लेंगे, गीतांजलि में क्या है? कविताओं का संग्रह है। और जनगण मन जो हमारा राष्ट्रगान है, इसे गीतांजलि से लिया गया है। और इसको किसने लिखा है, एक रचयिता कौन है? तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर इसके रचयिता हैं। और इसको कब अपनाया गया यहां से? तो 24 जनवरी 1950 को। ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपको वो डेट पूछेगा कि किस डेट को हमारा राष्ट्रगान जनगण मन अपनाया गया है, तो आप बताएंगे 24 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया है। यानी जिस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई है, यानी कि 24 जनवरी को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, इसी दिन इसको अपनाया गया संविधान सभा द्वारा। और इसका प्रथम गायन यानी कि पहली बार इसको कब गाया गया है? तो 27 दिसंबर 1911 को। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्लास है यहां से, क्योंकि ये आपको पूछ सकता है पहली बार राष्ट्रगान को। नेशनल एंथम है ये राष्ट्रगान है। तो कब गाया गया? 1911 को, यानी कि 27 दिसंबर को। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, यानी कि कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन जो कलकत्ता में होता था, वहीं कलकत्ता में नहीं, जो कहीं भी होता था, हर एक शहर में होता था, लेकिन वर्ष के दिसंबर के महीने में इन सम्मेलनों को करते थे। कई बार कुछ विशेष सम्मेलनों का आयोजन किसी मंथ में हो जाया करता था, लेकिन दिसंबर में हर साल वार्षिक सम्मेलन हुआ करता था। और यह सम्मेलन कलकत्ता में हुआ और पहली बार यहीं पर इसको गाया गया। और इसकी गाने की जो अवधि है, टाइम ड्यूरेशन है, वो आपका 52 सेकंड का है। कितने का है? 52 सेकंड का समय, यानी कि ये 52 सेकंड में गाया जाता है। और आप जानते हैं इससे हमें एक ऊर्जा मिलती है। कई अवसरों पर इसको 20 सेकंड में भी गा लिया जाता है, यानी कि इसका जो पहला और जो अंतिम जो इसका पद है उसे गा लिया जाता है, लेकिन वो कुछ विशिष्ट अवसरों में गाया जाता है। वैसे से गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। और आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी, इसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है। वो अनुवाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया है, द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। लिख लेंगे इसको, द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया नाम से इसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है, ट्रांसलेशन हुआ है, और वो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही किया है। ये मेरा पहला फैक्ट है, इसको आप लोग यहां से नोट डाउन करते याद कर लेंगे। इसके अलावा हमारा अगला फैक्ट है राष्ट्रीय गीत, यानी ये नेशनल सॉन्ग है हमारा, वो कौन सा है नेशनल सॉन्ग आपके, ये आपने बताना है यहां से। और ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए यहां से। वंदे मातरम हमारा ये राष्ट्रीय गीत है। इसको हमने आनंद मठ से, ये क्या है? एक आनंद मठ, ये एक उपन्यास है आनंद मठ, और इसे लिखा किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी। आपको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस वंदे मातरम गीत को लिखा और आजादी के आंदोलन में ये एक ऐसा गीत बन गया, ऐसा ओजपूर्ण गीत बन गया कि जो हर गली मोहल्ले में गाया गया और ये ऊर्जा प्रदान करने वाला गीत रहा। और आज भी वंदे मातरम सुनते ही हमारी धमनियां एकदम से खिल उठती हैं और हमें एक ऊर्जा मिल जाता है, जोश मिल जाता है। और इसको पहली बार कब अपनाया गया है? 24 जनवरी 1950 को। यानी कि बड़ी बात यह है कि राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत या नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग दोनों को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। और इसका पहली बार गायन वर्ष 1896 में हुआ। और बड़ी बात यह है कि तब भी यह सम्मेलन कलकत्ता में ही हो रहा था, यानी कि 1896 में कलकत्ता में ही वार्षिक सम्मेलन हो रहा था उस समय। और पहली बार इसको 1896 यानी 1896 में इस राष्ट्रीय गीत को गाया गया। अब यह महत्वपूर्ण बात यह है
कि इस गीत का जो अंग्रेजी में अनुवाद है, यहां पर अंग्रेजी में जो अनुवाद है आपके वो किया गया है, वो अरविंद घोष ने किया। किसने किया है? वो अरविंदो ने किया है, अरविंद घोष ने किया है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है आपके, ये अरविंद घोष ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है यहां से। जबकि इसको आनंद मठ में किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, जो कि हमारा राष्ट्रीय गीत है, वंदे मातरम। यहां से इस क्रम में आप आगे चलेंगे। यहां से अगला फैक्ट है आपके लिए राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। वो तिरंगा जो हमारी आन बान शान का प्रतीक है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से इसकी अभिकल्पना करता है, यानी कि इसको देने वाले कौन है? पिंगली वेंकैया इसको देने वाले, ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। पिंगली वेंकैया द्वारा इसको दिया गया था, और पिंगली वेंकैया ने जो हमारे लिए सपना साकार किया, वो तिरंगा झंडा आज भी हमारे बीच में बना हुआ है। और इसकी जो लंबाई चौड़ाई का अनुपात है वो 3:2 का है। ये लंबाई 3 की होगी और चौड़ाई इसकी 2 की होगी। चाहे कितना बड़ा हो या चौड़ा हो, कहीं पर भी हो, 3:2 के रेशियो में से बनाया जाता है आपके। और इसको कब बनाया गया है? 22 जुलाई 1947 को इसे संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। यानी कि जो तिरंगा झंडा है इसको 22 जुलाई 1947 को हमारी संविधान सभा द्वारा तिरंगे झंडे के तौर पर, इसे राष्ट्रीय आपके झंडे के तौर पर अपनाया गया है। और इसकी जो ऊपर की पट्टी है, पहली पट्टी है, वो केसरिया रंग की है। ये जो केसरिया रंग की पट्टी है, आखिर ये क्या है? ये साहस बलिदान का प्रतीक मानी जाती है। और जो आपका बीच की पट्टी है आपके, वो आपके सफेद पट्टी है, और ये शांति सच्चाई का प्रतीक मानी जाती है। और जो हरा रंग है आपके यहाँ पर, ये आपके उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक है। और बीच में जो नीले रंग का, किस रंग का? जो नीले रंग का चक्र है, मैं इसको आपको नीले रंग से शो कर रहा हूं। ये रहा जो नीले रंग का चक्र है, ये रंग जो तीलियां हैं उसमें वो 24 तीलियां हैं, जो प्रगति एवं न्याय का प्रतीक मानी जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि तिरंगे झंडे में 3 कलर हैं, ऊपर केसरिया है, बीच में सफेद है, और नीचे हरा रंग है। और ये हरा रंग ये उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक है, जबकि बीच में जो सफेद रंग है हमारे वाला, ये शांति और सच्चाई का सिंबल माना जाता है। और ऊपर में जो केसरिया है वो साहस, बलिदान और त्याग का प्रतीक माना जाता है। और जो नीला चक्र है वो 24 घंटे हमें अग्र पथ पर बढ़ने की प्रेरणा देता है, कि 24 घंटे हमें आगे बढ़ते रहना, रुकना नहीं है। और अशोक स्तंभ या सारनाथ से इसको लिया गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आखिर कहां से लिया गया तो आप बताएंगे। इसको हमने अशोक स्तंभ से लिया गया, यहां से। ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, ये थोड़ा सा ध्यान देंगे आपके। ये अशोक स्तंभ से नहीं लिया गया है इसको, ये इसको थोड़ा हटा देंगे यहाँ से, इसको यहाँ से हटा देंगे, ये वाला पॉइंट हटा देंगे। इसको यहाँ से आपको हटाना है, क्योंकि इसको पिंगली वेंकैया जी ने दिया है, ये गलत लिखा हुआ है, ये मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ गलती से लग गया आपके। और ये जो सारनाथ से लिया गया है वो आपका मुंड, जो आपका हमारे यहाँ जो अशोक स्तंभ, जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक चिन्ह, वो सारनाथ से लिया गया। और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर तिरंगे झंडे की, राष्ट्रीय ध्वज की, जो कि हमारा पिंगली वेंकैया द्वारा तैयार किया गया है, इसलिए महत्वपूर्ण है। इसको इसलिए इस लास्ट वाले हटा देंगे। लेकिन चक्र जो हमारा है वो प्रगति एवं न्याय का प्रतीक है, इसको भी याद कर लेंगे आप, यहां तक कर लेंगे इसको यहां से। इस क्रम में हम आगे चलेंगे। आपके अगला हमारा जो फैक्ट है वो ये है, ये आ गया अशोका सिंह स्तंभ। आपके ये आपका यहां से, ये अशोक का जो सिंह स्तंभ है, जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है इस समय, इसको हमने कहां से लिया है? सारनाथ से लिया है। कहां से लिया है? सारनाथ से लिया है। यानी पीछे लिखा हुआ है वो बात यहां आनी चाहिए थी। ये सारनाथ वाराणसी में, उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर अशोक का स्तंभ है वो आपके सारनाथ आपके यूपी में है आपके यहाँ से। और ये वाराणसी में स्थित है। कहां स्थित है? वाराणसी में। ये वही अशोक हैं जो मौर्य वंश के, ये रहा, जो मौर्य वंश के महानतम शासक रहे। और अत्यंत महत्वपूर्ण बात आपके लिए यहाँ पर यह है कि मौर्य वंश के शासक हैं अशोक, और जो शब्द है उसका नाम है आपके सत्यमेव जयते, जो कि मुंडकोपनिषद में उल्लेखित है यहाँ से। यानी कि आप बताएंगे जो हमारा राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, इसको मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और इसको कब अपनाया गया है? 26 जनवरी 1950 को। यानी कि जो हमारा सत्यमेव जयते वर्ड है, राष्ट्रीय वाक्य है, इसे कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950, यानी कि जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ है उस दिन इसको अपनाया गया है। और जो हमारा जो सिंह, जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है जिसको हम अपना रहे हैं यहाँ पर, इस पर शेरों की संख्या कितनी है? 4 है। और लेकिन सामने को केवल 3 दिखाई देते हैं, पिछला एक शेर दिखाई नहीं देता है चिन्ह में, लेकिन जो अशोक स्तंभ है उस पर 4 सिंह हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके नीचे जो अंकित, जो दाएं ओर कौन है? इसके बैल है, और बाएं ओर इसके घोड़ा है। ध्यान देंगे, दाएं ओर एक कौन है? बैल है, राइट साइड आपके,
और लेफ्ट साइड कौन है इसके, घोड़ा है, और मध्य भाग में यहाँ पर एक अशोक चक्र बना हुआ है। मध्य भाग में क्या है, इसके अशोक चक्र बना हुआ है, ये रहा अशोक चक्र बना हुआ है। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे यहाँ से, क्योंकि कई बार हमारे एग्जाम में इस तरह प्रश्न पूछा जाता है कि मध्य भाग में क्या बना हुआ है, तो अशोक चक्र। तो राइट साइड क्या है, बैल है, और लेफ्ट साइड क्या है, इसके घोड़ा है। ये अपने आप में अद्भुत है, और ये हमारा क्या है, ये राज चिन्ह है जिसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ है। इस क्रम में मैंने आपके लिए एक बहुत तेजी से अगला पॉइंट निकाला, राष्ट्रीय पंचांग। इसे यहां पर नेशनल कैलेंडर क्या कहते हैं, नेशनल कैलेंडर कहते हैं इसको, थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहां पर नेशनल कैलेंडर कहते हैं इसको यहां से। और इस नेशनल कैलेंडर ये वाला, ये किस पर आधारित, शक संवत पर आधारित है यहां से आपके। यानी अगर क्वेश्चन आएगा कि नेशनल कैलेंडर किस पर आधारित है, तो बताएंगे ये शक संवत पर आधारित है, और ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ में यहां ये क्या तारीख को पड़ रहा है आपके, 22 मार्च को। यानी कि आप कह सकते हैं जो ग्रेगोरियन कैलेंडर की तिथि है वो 22 मार्च, यानी कि हमने इस राष्ट्रीय पंचांग को कब अपनाया है, तो आप बताएंगे 22 मार्च 1957 को। ये रहा बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आपके। यानी जो राष्ट्रीय पंचांग है हमारा, नेशनल कैलेंडर है, शक संवत पर आधारित है, जिसे कनिष्क ने चलाया था, जो कुषाण वंश का महानतम शासक रहा है। और इस शक संवत के अनुसार वर्ष का पहला महीना चैत्र में होता है, और अंतिम महीना इसका फाल्गुन का होता है, जिसे फाल्गुन कहा जाता है, और आम बोलचाल में से फाल्गुन कहते हैं। और कुषाण वंश के महानतम शासक कनिष्क के द्वारा इस शक संवत को चलाया गया, जो कि कुषाण वंश का सबसे महान शासक है। और ये कब चलाया गया है, तो आपको जानना चाहिए 78 ईस्वी का। कब का है ये 78 ईस्वी का है। इसको भी लिख लेना, क्योंकि कई बार पेपर में ये भी आता है कि शक संवत की जो डेट क्या है, ईयर क्या है, तो आप बताएंगे वो 78 ईस्वी है। और संविधान सभा और हमारी भारत सरकार द्वारा इसे कब अपनाया गया है, 22 मार्च 1957 को अपनाया गया है। और इस शक संवत के अनुसार वर्ष का पहला महीना चैत्र को और अंतिम महीना फाल्गुन का होता है, फाल्गुन बोलते हैं। यहां भी वर्ष में 12 महीने हुआ करते हैं। ये महत्वपूर्ण है आपके लिए यहां से, इसलिए यहां देख लेंगे। इस क्रम में आप आगे देखेंगे, ये रहा अन्य राष्ट्रीय प्रतीक कुछ महत्वपूर्ण आपके लिए। मैंने कहा ये क्विक रिवीजन वाली क्लास है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करेंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और सामने देखेंगे हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा है, ये बाघ है एक बार में। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, ये मोर है। राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है हमारा, ये बरगद है। ये पिछले यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा जा चुका है। जब जिस समय देश की मुख्यमंत्री मायावती जी हुआ करती थी, उस समय आपके जो पेपर हुआ था यूपी पुलिस का, तो वह पूछा था कि उत्तर यहाँ पर हमारे यहाँ राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है देश में, तो बरगद बताएंगे आपके। और राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी है, तो रुपया है यहाँ पर। और राष्ट्रीय फल हमारा आम है। और राष्ट्रीय जलीय जीव ये वाला कौन सा है, वो डॉल्फिन है, गंगा डॉल्फिन। और राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है हमारा, तो वो हाथी है। और राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, फूल कौन सा है, तो वो कमल है। इसको आप याद कर लेंगे। अगर पक्षी आएगा तो मोर मारेंगे, और राष्ट्रीय अगर विरासत पशु आएगा तो हाथी मारेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्विक रिवीजन वाली क्लास है। ये हैं तो छोटे छोटे प्रश्न, कई बार आपके मन में आ रहा होगा कि हमें सब आता है, लेकिन एग्जाम से पहले आपको एक बार इन्हें रिवाइज करके जरूर जाना है, क्योंकि अगर ये प्रश्न आया और कहीं गलत हुआ तो आप 1 नंबर पीछे हो जाएंगे और से। इसलिए इसको एक बार रिवाइज करेंगे, भले हमें आता है तब भी एक बार इसको रिवाइज करेंगे। इस तरह हम आगे चलेंगे। राष्ट्रीय दिवस और त्योहार, यहाँ पर हमारा जो राष्ट्रीय जो गणतंत्र दिवस है यहाँ पर आपके, ये 26 जनवरी को रट रहा है आप लोगों को। स्वतंत्रता इंडिपेंडेंस डे हमारा ये वाला, ये 15 अगस्त को मनाया जाता है। और गांधी जयंती है वो 2 अक्टूबर को होती है। यानी कि हमारे यहाँ राष्ट्रीय दिवस 3 होते हैं। एक तो होता है 26 जनवरी रिपब्लिक डे, एक 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, और एक 2 अक्टूबर गांधी जयंती। और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के अलावा हमारे यहाँ पर जो बहुत महत्वपूर्ण लाल बहादुर शास्त्री जी, जो देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने, उनकी भी जयंती 2 अक्टूबर ही होती है। इसको भी देख लेंगे यहाँ से। हमारी जो राष्ट्रीय नदी है वो गंगा है यहाँ से। इसके अलावा इसे वर्ष 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, यानी कि गंगा राष्ट्रीय नदी है। लेकिन किस वर्ष इसको नेशनल रिवर का दर्जा मिला है सरकार द्वारा, तो आप बताएंगे 2008 में इसको राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला है। और आपको जानना चाहिए यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो उत्तराखंड हाई कोर्ट है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय, उसने गंगा और यमुना 2 ऐसी नदियां हैं भारत को, इनको जीवित नदी का दर्जा दिया आपके। जीवित नदी का, इस जीवित नदी का मतलब बहुत बड़ा है। इसका मतलब होता है अगर कोई इन दोनों नदियों को अगर नुकसान पहुंचाए
पहुंचाता है तो उसको वही दंड दिया जाएगा जैसे मानव को या जीवों को नुकसान पहुंचाने पर दिया जाता है। यानी कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय के अनुसार गंगा और यमुना दोनों को जीवित नदी का दर्जा मिला हुआ है। इसको आप देख के जाएंगे यहां से। इस क्रम में हमारा अगला क्विक रिवीजन में अगला पॉइंट है ये विविध मिससेलेनियस बता रहा हूं आपको कि हमारे यहाँ कितनी क्षेत्रीय परिषद है इस समय आपके, ये बहुत महत्वपूर्ण है यहां से और आपके काम का प्रश्न है। ये हमारे यहाँ पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय कहाँ है? कलकत्ता में। जो पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद है ये वाली वेस्टर्न वाली, इसका मुख्यालय मुंबई में है। और जो मध्य क्षेत्रीय परिषद है मिडिल भाग में, इसका कहां पर है? प्रयागराज में। ये यूपी वालों के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। प्रयागराज का पुराना नाम इलाहाबाद है, यहाँ पर इलाहाबाद इसका नाम है। और जो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में आपके, और जो दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद है इसका मुख्यालय चेन्नई में। यानी कि ये 5 हमारे यहाँ क्षेत्रीय महत्वपूर्ण परिषदें हैं, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इन क्षेत्रीय परिषदों के जो अध्यक्ष होते हैं, हेड होते हैं, वो गृह मंत्री होते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री इन परिषदों के अध्यक्ष हुआ करते हैं। पेपर में पूछा गया पॉलिटी में कि केंद्रीय क्षेत्रीय परिषदें होती है हमारे यहाँ, इन परिषदों के अध्यक्ष कौन हुआ करते हैं? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री या विदेश मंत्री? तो आपको उत्तर होगा केंद्रीय गृह मंत्री, यानी कि जो यूनियन होम मिनिस्टर है वो इसके हेड हुआ करते हैं यहाँ पर। इस क्रम में आप आगे देखेंगे ये रहा संघ राज्य क्षेत्रों में थोड़ा सा कुछ रियासतें हमारे यहाँ पर जो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे जम्मू कश्मीर रियासत है आपके, ये 26 अक्टूबर 1948 को इसको मिलाया गया है लेकाई के द्वारा, विलय पत्र के द्वारा। ये विलय पत्र, यानी कि जो जम्मू कश्मीर रियासत है उसको मिलाया गया जो आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है यहाँ से। और इसका मतलब होता है कि जो जम्मू कश्मीर है ये हमारे यहाँ कुछ रियासत थी, जैसे हमारे यहाँ 565 ये देसी रियासत रही है आपके। इसका मतलब ये होता है आपके कि जो 565 जो देसी रियासतें हैं, ये रियासतें हैं ये रहा, तो इनमें से कुछ रियासत ऐसी रही हैं। इनका मतलब ये होता है थोड़ा सा, इनका मतलब क्या है आपके, मैं समझाता हूं थोड़ा सा। इसको मैं हल्का सा बड़ा करता हूं यहाँ पर, यहाँ देखना थोड़ा सा, ये रहा, थोड़ा बड़ा करता हूं आपको, ये शायद अब आपको दिख रहा होगा बढ़िया से, ये रहा, दिख रहा होगा। और नहीं दिख रहा है तो आपको अब दिख जाएगा। हमारे यहाँ पर कितनी रियासतें? 565 रियासतें हमारे यहाँ। इनमें से कुछ रियासत ऐसी थी जिन्होंने भारतीय संघ में मिलने से इंकार कर दिया। इनमें एक रियासत कौन सी है? ये जम्मू कश्मीर यहाँ दिखाई दे रही है। इस क्रम में एक हैदराबाद रियासत है और मैं नीचे अभी लिख रहा हूं आपको ये जूनागढ़ रियासत है यहाँ पर। तो एक रियासत जम्मू कश्मीर, एक रियासत हैदराबाद और एक रियासत जूनागढ़। यानी कि भारतीय संघ में जम्मू कश्मीर को विलय किया गया है वो 26 अक्टूबर 1948 को, लेकिन किसके द्वारा हुआ है? ये विलय पत्र के द्वारा इसको हमारे यहाँ मिलाया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि इसका विलय हुआ उस समय जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह हुआ करते थे जिन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए भारत में मिलने को लेकर के। इस क्रम में आप देखेंगे दूसरी रियासत महत्वपूर्ण हैदराबाद है। ये 17 सितंबर 1948 को यहाँ पुलिस कार्रवाई की गई और उसका नाम है ऑपरेशन पोलो। ये ध्यान रखेंगे, हैदराबाद को भारतीय संघ में जो मिलाया गया है उसके लिए जो हमने कार्रवाई की है उसका नाम है ऑपरेशन पोलो। और पुलिस कार्रवाई द्वारा, सैन्य कार्रवाई द्वारा मैं कहूं तो इसको पुलिस कार्रवाई नाम जरूर दिया गया, लेकिन इसको हमने पुलिस कार्रवाई द्वारा भारतीय संघ में मिलाया है। इस तरह में आप आगे देखेंगे ये जो जूनागढ़ है, जो अगर मैं कहूं आपसे कि जूनागढ़ कहां स्थित है, तो जूनागढ़ आज गुजरात में, कहां पर? आज गुजरात में स्थित है। ये रहा आपके जूनागढ़ क्षेत्र जो। और आखिर इस जूनागढ़ को कब मिलाया गया? तो आप ध्यान देंगे इस क्रम में जो कार्रवाई चालू हुई वो 9 नवंबर 1947 चालू हुई है और भारत सरकार ने इस पर नियंत्रण स्थापित किया है 9 नवंबर 1947 को। और 20 फरवरी 1948 को यहाँ पर जनमत संग्रह, एक जनमत संग्रह मतलब होता है यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर रेफरेंडम हुआ है, जनता से पूछा गया है कि आप भारतीय संघ में मिलना चाहते हो या पाकिस्तान में रहना चाहते हो या स्वतंत्र रहना चाहते हो। क्योंकि यहाँ की जनसंख्या जूनागढ़ की बड़ी संख्या में हिंदू थी तो उन्होंने भारत में मिलने पर सहमति जताई और जनमत संग्रह यानी रेफरेंडम के आधार पर जूनागढ़ को भारतीय संघ में मिला लिया गया। और फाइनली 20 जनवरी 1948 को, यानी यहां पर आपके जो कार्रवाई चल रही थी, सौराष्ट्र का इसमें विलय कर लिया गया और 20 फरवरी 1948 को जनमत संग्रह के आधार पर यह भारतीय संघ का हिस्सा बन गया। भारतीय संघ का हिस्सा बन गया ये रहा यहां से आपके, यानी सौराष्ट्र क्षेत्र भी इसी में शामिल है। और जूनागढ़ से पहले सौराष्ट्र वाला पार्ट मिलाया गया और जूनागढ़ का विलय, तो आप ऐसे बताएंगे जम्मू कश्मीर का विलय क्या के आधार पर? विलय के आधार पर। और जो
हैदराबाद का विलय है वो आपके पुलिस कार्रवाई के द्वारा, और जूनागढ़ का विलय जहां से जूनागढ़ और जहां से जनमत संग्रह यानी कि रेफरेंडम के द्वारा भारतीय संघ में इन्हें मिला लिया गया, और उनके मिलने के साथ ही जो देशी रियासतें हैं, जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, उनका विलय भारत में हुआ। और इस कार्य में सरदार वल्लभ भाई पटेल की बड़ी भूमिका रही, इसीलिए वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष, आयरन मैन भी कहा जाता है। और उनका हैप्पी बर्थडे जो 31 अक्टूबर को होता है, उनका जन्म दिवस, उस दिन हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो देश के पहले गृह मंत्री भी हैं और देश के पहले डिप्टी प्रधानमंत्री भी रहे, उप प्रधानमंत्री भी रहे, उन्हें लौह पुरुष के तौर पर जाना जाता है। और उन्हीं का स्टैचू, उन्हीं की मूर्ति भारत में लगी हुई है, गुजरात वाले पार्ट में लगी हुई है, क्योंकि देश का सबसे ऊंचा और दुनिया में सबसे ऊंचा स्टैचू माना जाता है, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। इस क्रम में आगे देखेंगे राज्यों का पुनर्गठन आयोग। ये क्वेश्चन आएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना है? तो वर्ष 1953 में, यानी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ये वाला स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कब बना है? 1953 में बना है। इसके अध्यक्ष कौन है? जस्टिस फजल अली इसके चेयरमैन है, इसको आप याद कर लेंगे, जस्टिस फजल अली आपके SROC के चेयरमैन है, यानी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन यानी राज्य पुनर्गठन आयोग। इसके सदस्य कौन है? KM पणिक्कर और HN कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू, यानी KM पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू इसके सदस्य हैं। इसका मतलब हुआ इस आयोग में कितने लोग हैं? इस आयोग में कुल 3 सदस्य हैं यहाँ पर, यानी अध्यक्ष फजल अली हैं, पणिक्कर जी हैं और कुंजरू जी हैं। इसने कब रिपोर्ट सौंपी अपनी? वर्ष 1955 में सौंपी है। और इसने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की है। आपको जानना चाहिए भाषा के आधार पर भारत में, भाषा के आधार पर भारत में बनने वाला जो पहला राज्य है वो कौन सा है? आपके भाषा का पहला राज्य है वो आंध्र प्रदेश। कौन सा है वो आंध्र प्रदेश। ये मैंने आपको पीछे पढ़ाया है, फिलहाल आपको एक बार और रिवीजन करा रहा हूं। वर्ष 1953 में, यानी कि क्वेश्चन आएगा भाषा के आधार बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो है आंध्र प्रदेश, 1953 में बना है। मद्रास से अलग हुआ है। आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है और मद्रास में तमिल बोली जाती है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। और इसने कहा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए, ऐसी इसने सिफारिश करी है यहाँ पर आपके। और यहाँ देखेंगे आप लोग आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ है, देखो मैंने यहाँ लिखा भी आपके लिए बनाया है। और इसके लिए श्री रामलू पोट्टी ने 56 दिन तक आपके जो श्री रामलू जो आपके पोट्टी हैं, और इन्होंने आपके 56 दिन तक अनशन किया, भूख हड़ताल की, और इनकी 56 दिन बाद मौत हो गई आपके। और मौत के बाद ही और जो आंध्र प्रदेश राज्य बना है ये भाषा के आधार पर वो 1 अक्टूबर 1953 को बना है। और भाषा के आधार पर बनने वाला देश का ये पहला राज्य जो पीछे लिखा वो यहाँ देखेंगे, ये पहला राज्य क्या है? ये पहला राज्य भाषा के आधार पर। और इसका विभाजन दूसरी बार कब हुआ आंध्र प्रदेश का? 2 जून 2014 को, जिससे तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ। ये इत्तेफाक है आपके, यानी भाषा के आधार पर देश में जो पहला राज्य बना है वो आंध्र प्रदेश है। और इस आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ 2 जून 2014 को। और तेलंगाना देश का उस समय 29वां राज्य बना था और जिस राज्य का निर्माण हुआ है। इस क्रम में हम लोग आगे चलेंगे, आप देखेंगे ये रहा विभिन्न राज्यों का गठन जो हुआ है देश में, कैसे कैसे वो राज्य बने हमारे यहाँ पर। यहाँ देखेंगे लोग ये कैसे कैसे हमारे राज्य बने हैं, इसको थोड़ा देखेंगे यहाँ से। ये रहे हमारे यहाँ पर ये राज्य बनना है आपको थोड़े से, ये रहा आप दिखाई दे रहा है आपको यहाँ से। जैसे जो आंध्र प्रदेश राज्य है ये वाला सबसे पहले यही बना है। और क्या तारीख को बनना है? ये 1 अक्टूबर 1953 को। जो सिक्किम राज्य है हमारे यहाँ कब बनना है? आपके ये बन रहा है आपके यहाँ 16 मई 1975 को बन रहा है। गुजरात राज्य का गठन हो रहा है यहाँ पे, थोड़ा देखेंगे ये 1 मई 1960 को हुआ है। थोड़ा इसमें महत्वपूर्ण, बहुत सारे राज्य हैं, आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण जो मैंने छांटा है आपके लिए, एक इसको आंध्र प्रदेश को कर लेंगे यहाँ से, बहुत महत्वपूर्ण है। सिक्किम को कर लेंगे यहाँ से, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कर सकते हैं यहाँ से। और 1 मई 1960 को ये गुजरात राज्य है। मिजोरम 87 में नहीं करते तब भी कोई बात नहीं है, ज्यादा खास नहीं है। नागालैंड 1963 में करना चाहे तो कर सकते हैं, मैंने लिख दिया यहाँ पर। लेकिन अगर नहीं भी कर पाते कई बार आपके, तो आप इसको यहां से कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कई बार बराबर लगातार पूछे जाते हैं। यानी कि अगर आएगा कि गुजरात राज्य का गठन किससे हुआ है, तो आप बताएंगे बंबई से गुजरात राज्य बना है। और हमारे यहाँ 1 मई 1960 को, यानी मराठी भाषी कहलाया महाराष्ट्र और गुजराती भाषी कहलाया गुजरात। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान देने की बात है आपके। और आप बताएंगे ऐसे ही मिजोरम बना है यहाँ पर। और जब आप आगे जाएंगे इस क्रम में आपके, तो जैसे अरुणाचल प्रदेश है वो बना है आपके 1987 में, चाहे तो कर सकते हैं और चाहे तो ना करें तब भी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है कि एक बार निगाह जरूर मार लेंगे यहाँ से, एक बार निगाह इस पर जरूर मारेंगे यहाँ से। मैं थोड़ा सा और दिखा देता हूँ आपको, ये वाला
क्या देखेंगे, जो अरुणाचल प्रदेश है वो 87 बना है। हरियाणा राज्य का निर्माण 1966 में, चुनाव है हरियाणा राज्य के, यहाँ देख सकते हैं। और हरियाणा का निर्माण पंजाब राज्य से हुआ है वर्ष 1966 में। हिमाचल का निर्माण यहाँ पर 71 में हुआ है और मेघालय का निर्माण 72 में। ऐसे बहुत सारे राज्य हमारे यहाँ बने। फिलहाल आप मेरे कहने से यहाँ पर एक राज्य कर लीजिए, सिक्किम वाला 1975 में बना है। और सिक्किम ही वो राज्य है जो भारत में को स्टेट का दर्जा मिला, सिक्किम को को स्टेट का दर्जा मिला, यानी कि शहर राज्य का। किसका? शहर राज्य का, वर्ष 1974 में, यानी 1974 में। और सिक्किम भारत का कौन से नंबर का राज्य है, तो ये कई बार पूछ सकते हैं आपके। सिक्किम भारत का 22वां राज्य। कौन सा राज्य है? ये सिक्किम भारत का 22वां राज्य है। ये देश का 22वां राज्य बना। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे यहाँ से। वर्ष 1975 में पूर्ण राज्य बना है 1975 में, और पहले बनाया गया 1974 में शहर राज्य बनाया गया है, को स्टेट बनाया गया, बाद में इसको पूर्ण राज्य बनाया गया है। इस क्रम में मैंने आपके लिए आगे निकाला है अन्य राज्यों में, जैसे मणिपुर राज्य है, तो ये कब बनेगा? 72 में। यहाँ पर त्रिपुरा 72 में देख लेंगे। गोवा 1987 में, ऐसे कर लेंगे इसको। और गोवा भारत का 25वां राज्य, ये भारत का 25वां राज्य है गोवा वाला पार्ट, यहाँ देख लेंगे कौन से नंबर का राज्य। और छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड और झारखंड, ये क्रम से अगर करोगे तो 26वां, और ये 27वां, और ये 28वां, ऐसे। और तेलंगाना भारत का 29वां, ऐसे आपको 2 जून 2014 को, यानी कि सन 2000 में 3 नए राज्यों का निर्माण हुआ। 1 नवंबर 2000 को किसका हुआ है? आपके छत्तीसगढ़ का, 9 नवंबर को उत्तराखंड का हुआ है, और आपके 15 नवंबर को सन 2000 में झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। तो इस छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ है आपके मध्य प्रदेश से निर्माण हुआ है, और उत्तराखंड का निर्माण यूपी से हुआ है, और आपके झारखंड से निर्माण हुआ है बिहार से। बिहार माने यहाँ बिहार है, और मैं बिहार सर आपको पढ़ा भी रहा हूँ। बिहार है मतलब यहाँ पर, बिहार का मतलब यहाँ पर बिहार से है। बिहार से कौन बनना है? झारखंड। यूपी से बनना है उत्तराखंड, और आपके एमपी से बनना है आपके छत्तीसगढ़। ये 26, 27, 28वें राज्य है। 29वां राज्य हमारा तेलंगाना है, तेलंगाना जिसकी राजधानी हैदराबाद है, ये आपको पता होगी यहाँ पर। इस क्रम में मैंने आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी और निकाली है, जो परीक्षा उपयोगी, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है आपके यहाँ से। जैसे संसदीय प्रणाली का दूसरा नाम क्या है, ये बहुत शॉर्ट में निकाला है। आखिर पार्लियामेंट सत्ता का दूसरा नाम क्या है? तो मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली। यानी इसका मतलब होता है कि जो हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली है, ये वाला देखेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पर को, ये रहा जो संसदीय शासन प्रणाली है, उसे क्या कह सकते हैं आप? जो तो उसे मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली भी कहा जा सकता है। इसके अलावा जो अध्यक्षीय शासन प्रणाली है, उसका दूसरा नाम क्या है? राष्ट्रपति शासन, यानी कि जो प्रेसिडेंशियल रूल प्रणाली है, यानी जहां अध्यक्षात्मक सरकार होगी उसे राष्ट्रपति शासन प्रणाली कह सकते हैं। और जो संसदीय शासन प्रणाली है, तो भारत में ये पार्लियामेंट्री सिस्टम ही अपनाया गया, भारत का ये है। और जो यूएसए है, जो अमेरिका है, तमाम राष्ट्र है अमेरिका सहित, जहां पर अध्यक्षीय शासन प्रणाली को अपनाया गया, इसको राष्ट्रपति शासन प्रणाली भी कहा जाता है। संसदीय शासन प्रणाली का जनक है वो ब्रिटेन है। आपको जानना चाहिए, हमने ब्रिटेन से ही पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है, और ब्रिटेन ने इस प्रणाली को, ब्रिटेन से हमने इस प्रणाली को अपनाया है। जहां हेड ऑफ द नेशन जो होते हैं वो नाम मात्र के होते हैं, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, उन्हीं के हाथों में सारी शक्ति होती है। तो हमने इसको वहां से लिया है। भारत में हेड ऑफ द नेशन राष्ट्रपति हैं, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्रधानमंत्री हैं। इसलिए हमारी सरकार को हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली कहा जाता है। वास्तविक शक्तियां पीएम के हाथों में, और नाम मात्र की शक्तियां राष्ट्रपति के हाथों में, लेकिन फिर भी सारे कामकाज राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। भारत में सत्ता का जो एकमात्र स्रोत है वो क्या है आपके? जो है तो आप बताएं, एकमात्र स्रोत, ये राज्य का प्रमुख, यानी कि सारे कामकाज राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। और राष्ट्रपति हमारे यहाँ कैसा होता है? निर्वाचित होता है। यानी हमारे यहाँ राज्य का जो प्रमुख है वो कौन है? आपके राष्ट्रपति होता है। और भारतीय है, यहाँ पर संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। किसने कहा है? ये जी ऑस्टिन ने कहा यहाँ पर। यानी कि ये बहुत महत्वपूर्ण हमारे यहाँ, जो ग्रैनविल ऑस्टिन है, उन्होंने कहा है भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। ये इसको रट कर जाएंगे, कथन किसका है? तो ये ग्रैनविल ऑस्टिन का यहाँ से। और भारत को अर्ध संघात्मक राज्य किसने कहा है? तो केसी वीएन ने कहा है। इसने केसी वीएन ने कहा, क्या कहा है? अर्ध संघात्मक राज्य का है। तो हमारे यहाँ पर सत्ता का स्रोत राज्य में राष्ट्रपति में नियुक्त होता है, आपके वो निर्वाचित होता है। तो आपको जानना चाहिए, हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति होगा वो गणतंत्री रूप में होता है, क्योंकि गणतंत्र का मतलब होता है कि राष्ट्र का मुखिया वंशानुगत नहीं होगा, बल्कि एक निश्चित समय के लिए निर्वाचित होगा। और हमारे यहाँ पर जो पूरी ताकत है हमारे जो संविधान की, वो भारतीय जनता मानी जाती है। हम भारत के लोग, ये प्रस्तावना की हमारी पहली लाइन भी है,
हम भारत के लोग, ये दर्शाता है कि जनता में, लोगों में यहाँ की पूरी शक्ति निहित है। इसको आप याद कर लेंगे यहाँ से। इस क्रम में आप आगे देखेंगे, ये महत्वपूर्ण तथ्य चल रहे हैं आपके लिए। संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा नियमन किए जाना कौन से अनुच्छेद में निहित है? ये संविधान के अनुच्छेद 11 में निहित है। यानी कि हमारे यहाँ नागरिकता कैसी है? एकल नागरिकता है। लेकिन संसद द्वारा अगर कोई हमें नया नियम बनाना है नागरिकता के संदर्भ में, तो ये प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में निहित है? तो ये अनुच्छेद 11 में निहित है। यानी संसद चाहे तो नागरिकता के संदर्भ में कोई परिवर्तन कर सकती है। इसके अलावा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया। किसने पारित किया? इसको संसद ने पारित किया। यहाँ पर पहली बार नागरिकता के मामले में जो पहली बार हमने परिवर्तन किया है, भारतीय नागरिकता अधिनियम बनाया है, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट बनाया है, वो वर्ष 1955 में बनाया है। और संविधान में कैसी नागरिकता दी गई है? एकल नागरिकता। यानी देश में राष्ट्र द्वारा लोगों को नागरिकता प्राप्त होगी, राज्यों को नागरिकता देने का अधिकार नहीं है। इसके अलावा अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 ये वाला 15, 16, 19, 29, 30 ये आपके केवल नागरिकों को प्राप्त है। यानी ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को ये मूल अधिकार प्राप्त नहीं है। 15, 16, 19, 29, 30 ये ऐसे आर्टिकल हैं, ये ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को मिले हैं, ये विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। ये ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको आप लोग याद कर लेंगे यहाँ से। इस क्रम में दोहरी नागरिकता यानी राज्यों के लिए प्रथम नागरिक, ये कहां पे अपनाया गया है? तो अमेरिका जैसे राष्ट्र ने, स्विट्जरलैंड जैसे राष्ट्रों ने दोहरी नागरिकता, ड्वेल सिटीजनशिप को अपनाया है। हमारे यहाँ जो एकल नागरिकता है वो हमने ब्रिटेन से ली है, लेकिन अमेरिका में पहले व्यक्ति राज्य का नागरिक होगा, प्रांत का नागरिक होगा, उसके बाद वो देश का नागरिक होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और भारत में हम ये नहीं कहेंगे आई एम एन यूपीएन, आई एम एन बिहारियन, आई एम तमिलियन, आई एम एन इंडियन। मैं एक भारतीय हूं और हमारी पहचान भारत से है। हम कभी भी राज्य के नागरिक नहीं है, हम देश के नागरिक हैं। लेकिन अमेरिका, स्विट्जरलैंड जैसे राष्ट्रों में दोहरी नागरिकता है। पहले व्यक्ति राज्य का नागरिक होगा, उसके बाद वो देश का नागरिक होगा, वहां दोहरी नागरिकता है। हमने एकल नागरिकता को ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया है, ब्रिटेन के संविधान से अपनाया है। इस समय आप आगे देखेंगे, ये कुछ तथ्य हैं परीक्षा उपयोगी दृष्टि से। यहाँ से भारत में नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को। मैंने पीछे बताया है। भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख कहां किया गया है? यानी हमें पढ़ना हो कि नागरिकता का उल्लेख हमारे संविधान में कहां हुआ है, ये बताना होगा अगर आपको। तो कैसे बताएंगे आप लोग? आप इसको बताएंगे भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक। यानी कि सिटीजनशिप के बारे में कहां उल्लेख हुआ है? एकल नागरिकता का, इकहरी नागरिकता का। सिंगल सिटीजनशिप हमें संविधान के आर्टिकल 5 से 11 तक मिलेगी और भाग 2 के अंतर्गत मिलेगी। इस क्रम में संविधान नागरिकता प्रदान करता है कैसी? एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप को प्रदान करता है। इसके अलावा अमेरिका में नागरिकता कैसी नागरिकता है? वहां दोहरी नागरिकता है। ऐसे प्रश्न यहां से बनने की प्रबल संभावना है। इस क्रम में आप आगे देखेंगे, जो भारतीय नागरिकता अधिनियम है कौन सा? 1955। इसके अंतर्गत कितने प्रकार से नागरिकता दी जा सकती है? तो 5 वर्ष के लिए नागरिकता का प्रावधान था। क्या के द्वारा? पंजीकरण द्वारा, यानी कि रजिस्ट्रेशन द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने समय तक रहना आवश्यक है? तो क्या बताएंगे? 5 वर्षों तक था मामला आपका। ये हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। प्रारंभ में यद्यपि इसको 6 माह के लिए किया गया, प्रारंभ में 6 माह के लिए किया गया, बाद में इसको बढ़ा करके 5 वर्ष कर दिया गया। और हमारे यहाँ नागरिकता के लिए समय समय पर संशोधन होते रहे हैं। और अभी आप देखेंगे, अभी हाल के दिनों में जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको मैं साझा कर लेता हूं, वर्ष 2019 में, यह वर्ष 2019 में जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपको आना ही चाहिए, ये वाला प्रश्न, ये बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ से। और क्या कहता है वो? CAA नागरिकता, कौन सा? नागरिकता संशोधन, मैंने पीछे पढ़ाया है, पुनः फिर पढ़ा रहा हूं, अधिनियम। समय कम है इसे तेजी से पढ़ा रहा हूं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 ये लाया गया हमारे यहाँ। इसके अनुसार हमारे 3 देशों के, कौन कौन से? एक तो आपके पाकिस्तान, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक आपके अफगानिस्तान, ये आ गया आपके यहाँ से अफगानिस्तान। और एक आपके बांग्लादेश, ये रहा। मैंने एबीपी कहा था, पिछली बार पढ़ाया था आपको, एबीपी कहा था, बांग्लादेश। यानी कि ये 3 देश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और आपके ये बांग्लादेश, इन 3 देशों के और कौन से नागरिक? 6 समुदायों के नागरिक। कौन कौन से? हिंदू, ये आ गया सामने आपके हिंदू। इसके अलावा मुस्लिम, ये आ गया मुस्लिम आपके, मुस्लिम नहीं, मुस्लिम की लड़ाई हो रही है, मुस्लिम नहीं, हिंदू, पारसी, ये वाला पारसी, हिंदू, पारसी, सिख, ईसाई,
हिंदू, पारसी, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध, ये 6 समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। ये कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 समुदाय के लोगों को। और इसमें विरोध क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों को शामिल नहीं किया गया है, इसलिए विरोध हो रहा है। और ये समुदाय के लोग जो कि भारत में आ गए हैं आपके, और ऐसे समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। और आपको जानना चाहिए इसी वर्ष इस CAA को लागू भी कर दिया गया है। और अभी 2024 से यानी इस समुदाय के लोग जो भारत में आ चुके हैं उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। लेकिन उनका संबंध यहाँ पाकिस्तान से होना चाहिए, अफगानिस्तान से होना चाहिए और बांग्लादेश से होना चाहिए। इसी को CAA कानून कहते हैं, जिसका मुस्लिम समुदाय के लोग और कुछ कट्टरपंथी लोग यह कहकर विरोध कर रहे हैं कि ये कानून देश हित में नहीं है, मुस्लिम समुदाय के लोगों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए, ऐसा कहकर विरोध प्रकट किया जा रहा है। फिलहाल 6 समुदाय के लोग हैं और 3 देशों के नागरिक हैं जो इसमें शामिल हुए हैं। इसके अलावा आप देखेंगे एग्जाम में आने वाला पॉइंट, मूल अधिकार से आपको फंडामेंटल राइट से प्रश्न पूछ सकता है कि मूल अधिकार हमने कौन से भाग में मिलेंगे, तो आप बताएंगे भाग 3 में इन मूल अधिकारों का उल्लेख हुआ। कौन से भाग में हुआ है? भाग 3 में। कौन से भाग में? 3 में। और संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। तो आर्टिकल पूछे या नहीं पूछे, लेकिन भाग पूछ सकता है कि कौन से भाग में इन मूल अधिकारों का उल्लेख हुआ। तो क्या बताएंगे? भाग 3 में उल्लेख हुआ है। और वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो बताएंगे केवल 6 मूल अधिकारों की संख्या। इनकी संख्या कितनी है? 6 रह गई है इनकी संख्या आपके यहां से। और आप बताएंगे कौन सा मूल अधिकार समाप्त हो गया, तो बताएंगे संपत्ति का मूल अधिकार इस समय समाप्त हो चुका है। संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, इस समय मूल अधिकार नहीं है। तो क्या है? ये एक सिर्फ कानूनी अधिकार है। कैसा अधिकार है? ये सिर्फ एक कानूनी अधिकार है जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 300 के ए में हुआ है, यानी 300 के ए में क्या उल्लेख हुआ है? राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि एक कानूनी अधिकार है, जो कि एक विधिक अधिकार है। इसको आप रट कर जाएंगे। इसके अलावा आप इस संबंध में जो एक आर्टिकल बहुत फेमस है, जो हमारे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, उसको भी आप याद कर सकते हैं यहां से। और वो हमारा कौन सा आर्टिकल है यहां से? वो है 21, संविधान का अनुच्छेद 21 यानी कि जीवन जीने की स्वतंत्रता, जीवन जीने की स्वतंत्रता का अधिकार, ये वाला। और जो 12 में एक आर्टिकल जुड़ा 21 का ए, इसको भी याद कर सकते हैं। ये शिक्षा का अधिकार, कौन सा? ये राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार है यहां से, ये वाला, जहां 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, ये वाला 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को यहां निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार दिया गया संविधान के अनुच्छेद 21 के ए में। और कब? 2002 से, ये रहा 2002 से इसे कर दिया गया है। उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे। और किस संशोधन से हुआ है? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसे जोड़ा गया। इस क्रम में आपके लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और हो सकता है आपके भाग 4। कौन सा? भाग 4 यानी कि DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये कहां से लिए गए? तो ये आयरलैंड से लिए। कहां से लिए गए? ये आयरलैंड से लिए गए। ये देख सकते हैं आप यहां से, इन्हें आयरलैंड से। और ये एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में भूमिका निभाते हैं। कल्याणकारी राज्य की स्थापना में ये बड़ी भूमिका, यानी कि वेलफेयर स्टेट की स्थापना करनी है तो आपको DPSP पढ़ना पड़ेगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कहां उल्लेखित है? संविधान के भाग 4 में। और कहां से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए। लेकिन अगर फंडामेंटल राइट्स आएगा, ये कहां से लिए गए? तो बताएंगे आप USA से, यानी कि इन्हें अमेरिका से लिया गया। यानी कि जो मूल अधिकार हैं वो कहां से लिए गए? वो अमेरिका से लिए गए। अंतिम तथ्य बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। जो मूल कर्तव्य हैं, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये वाला, इन्हें बोलते हैं FD, फंडामेंटल ड्यूटीज बोलते हैं। और कहां मिलेंगे? भारतीय संविधान के भाग 4 के ए में इन्हें जोड़ा गया है। और कब जोड़ा गया है? वर्ष 1976 में जोड़ा गया है। इसको आप यहां से याद कर लेंगे। और इसको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये CAA नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है। और संविधान के कौन से आर्टिकल में? संविधान का अनुच्छेद 51 के ए में इन्हें जोड़ा गया है। और प्रारंभ में इनकी संख्या 10 थी, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या 11 हो गई है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इस समय FD फंडामेंटल ड्यूटीज कितने हैं? तो आप बताएं 11 में हैं, 11 हैं इस समय आपके। और इन्हें सरदार
स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर संविधान में शामिल किया गया और ये रूस से प्रेरित है। रूस को उस समय सोवियत संघ कहा करते, सोवियत संघ कहा करते थे उस समय आपके, जब से हमने लिया था, लेकिन अब उसको हम लोग रूस के तौर पर जानते हैं। यूएसएसआर हुआ करता था और अब ये हमारे यहाँ मूल कर्तव्य है। और अंतिम लाइन, मूल कर्तव्य कब जो हमारे यहाँ शामिल हो गए, और जो 11वां मूल कर्तव्य कौन सा, जो 11वां है ये वाला, ये कब जुड़ा है आपके, तो ये 11वां मूल कर्तव्य वो ये 2002 में ही शामिल किया गया। यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण हमारे लिए, और इसका जो हमारे यहाँ उद्देश्य है इसको जोड़ने का वो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो शिक्षा से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, वो शिक्षा से ही जुड़ा हुआ है। यहाँ पर ये रहा शिक्षा वाला, यानी कि अभिभावक का, गार्जियंस का, संरक्षक का एक कर्तव्य होगा कि वो बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करे। यद्यपि ये मूल कर्तव्य संविधान में न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, फोर्सेबल नहीं है। इसका मतलब होता है कि गार्जियंस चाहें तो शिक्षा दिलाएं, चाहें तो ना दिलाएं, लेकिन नागरिक होने के नाते उनका कर्तव्य बनता है कि वो अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दिलाएं, संरक्षक जो हो शिक्षा जरूर दिलाएं। इसलिए यहाँ पर शामिल है। इनको अब रटकर जाएंगे यहाँ से। इसके अलावा न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका कुछ पार्ट हैं। कल थोड़ा इतिहास के पन्नों से, थोड़ा भूगोल से, कोई नदियां, पर्वत, पठार, ऐसे पार्ट, कुछ ईवीएस का पार्ट, ये मैं कल आपके दूसरी क्लास एक और रहेगी मेरी, वो क्विकली क्लास है। आपका 23 तारीख को एग्जाम है, उससे पहले एक क्लास मैं आपको और लूंगा। यद्यपि 31 तारीख को पेपर है, तब तक मेरी क्लासें जारी रहेंगी जब तक आपके पूरे पेपर समाप्त नहीं हो जाते हैं। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में लिखा, जीता वही जो डरा नहीं। आज तक किसी ने जंग बिना लड़े नहीं जीती है, लड़ना पड़ेगा आपको, भिड़ना पड़ेगा, और सारे तथ्यों को बहुत तेजी से रिवाइज कर लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है, इसको याद कर लेंगे आप लोग। और मैं अगले क्लास में आपसे बहुत जल्दी मिलने वाला हूँ कुछ नए तथ्यों के साथ। लगातार इस वीडियो बने रहेंगे, वॉच करते रहेंगे। अच्छी लगी हो तो लाइक करेंगे और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। प्रणाम, नमस्कार।